हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। तो चलिए भाई, ये सेशन इस टॉपिक से कई सेशन आपके पास जाने हैं, तो उसी कड़ी में ये सेशन चालू कर रहा हूं। तो इसमें प्रश्न नंबर 498 से चालू हो रहा है सेशन। तो चलिए 498 में क्या है देखते हैं। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को आपातकाल की किस स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 498, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को आपातकाल की किस स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। तो युद्ध में या वायु आक्रमण के समय या सशस्त्र विद्रोह के समय या उपर्युक्त सभी में। प्रश्न नंबर 498 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 498, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को आपातकाल की किस स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में भाई। सशस्त्र विद्रोह उपर्युक्त सभी पे नहीं जाना, वायु आक्रमण पे नहीं, युद्ध पे नहीं। प्रश्न नंबर 498 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा, सशस्त्र विद्रोह। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 499, 44वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार किस अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकेगा। प्रश्न नंबर 499, 44वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार किस अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकेगा। ये संपत्ति के अधिकार को, या जीवन व शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को, या भारत राज्य क्षेत्र में आबाद निवास की स्वतंत्रता को, या विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को। प्रश्न नंबर 499, 44वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार किस अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकेगा। तो वो अधिकार है जीवन व शारीरिक स्वाधीनता का अधिकार भाई। प्रश्न नंबर 499 का ऑप्शन व सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 500, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई है। 2 बार, या 4 बार, या 3 बार, या 5 बार। प्रश्न नंबर 500 का उत्तर देने का प्रयास करें। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई है। तो अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई भाई, 3 बार। प्रश्न नंबर 500 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 501, 1975 में आपातकालीन घोषणा किस आधार पर की गई। प्रश्न नंबर 501, 1975 में आपातकालीन घोषणा किस आधार पर की गई। बाह्य आक्रमण के आधार पर, या युद्ध के आधार पर, या आंतरिक अशांति के आधार पर, या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। प्रश्न नंबर 501 का उत्तर देने का प्रयास करें। 1975 में आपातकालीन घोषणा किस आधार पर की गई। तो ये आंतरिक अशांत के आधार पर की गई थी भाई। प्रश्न नंबर 501 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 502, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई। तो 26 अक्टूबर 1962 को, या 10 नवंबर 1962 को, या 15 दिसंबर 1962 को, या 28 दिसंबर 1962 को। प्रश्न नंबर 502, भारत में पहली बार
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई भाई? तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। प्रश्न नंबर 502 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 503, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की? 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की थी? ज्ञानी जय सिंह ने, या फखरुद्दीन अली अहमद ने, या नीलम संजीव रेड्डी ने, या बीडी जत्ती ने? प्रश्न नंबर 503, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की थी? तो ये घोषणा करने वाले थे फखरुद्दीन अली अहमद। प्रश्न नंबर 503 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 504, संविधान के 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में किन शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द लिखे गए? प्रश्न नंबर 504, संविधान के 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में किन शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द लिखे गए? ये आंतरिक अशांति के स्थान पर, या षड्यंत्र के स्थान पर, या हिंसा के स्थान पर, या विप्लव के स्थान पर? तो प्रश्न नंबर 504 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द लिखे गए। प्रश्न नंबर 504 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 505, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? चलिए भाई बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 5, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत, या अनुच्छेद 356 के तहत, या अनुच्छेद 360 के तहत, या अनुच्छेद 370 के तहत? प्रश्न नंबर 505 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। 356 के तहत। प्रश्न नंबर 505 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 506, राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री के प्रतिवेदन पर, या राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, या राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष के प्रतिवेदन पर, या प्रधानमंत्री के प्रतिवेदन पर? प्रश्न नंबर 506 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। प्रश्न नंबर 506 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 507, संसद द्वारा अनुमोदन के पश्चात किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होगा? प्रश्न नंबर 507, संसद द्वारा अनुमोदन के पश्चात किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होगा? 4 माह के लिए, 6 माह के लिए, 8 माह के लिए, या 1 वर्ष के लिए? तो संसद द्वारा अनुमोदन के पश्चात किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में
6 माह के लिए लागू होगा भाई। प्रश्न नंबर 507 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 508। प्रश्न नंबर 508 अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा का संसद द्वारा कितनी अवधि में अनुमोदन आवश्यक है। प्रश्न नंबर 508 अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा का संसद द्वारा कितनी अवधि में अनुमोदन आवश्यक है। 1 माह में, 2 माह में, 3 माह में या 6 माह में। तो भाई अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा का संसद द्वारा 2 माह की अवधि में अनुमोदन आवश्यक है। प्रश्न नंबर 508 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 509 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 1 वर्ष से अधिक समय के लिए बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक है। प्रश्न नंबर 9 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 1 वर्ष से अधिक समय के लिए बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक है। तो ऐसे प्रस्ताव को पारित करते समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल लागू हो, या चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है, या उपर्युक्त दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भाई प्रश्न नंबर 509 का उत्तर दें। तो ऐसे प्रस्ताव को पारित करते समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल लागू हो, एक तो ये, और दूसरा चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है। तो ये दोनों सही है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा। ऑप्शन सा उपर्युक्त दोनों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 510 निम्न अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई उद्घोषणा को निम्न में से कौन से परिणाम होंगे। प्रश्न नंबर 510 अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा को निम्न में से कौन से परिणाम होंगे। तो ऑप्शन देखें। राष्ट्रपति किसी भी राज्याधिकारी की कार्यकारिणी शक्तियों को हस्तगत कर सकता है। ये होगा भाई। उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त शक्ति अपने हाथ में ले सकता है। ये भी परिणाम होगा। राष्ट्रपति घोषित कर सकता है कि किसी राज्य की विधायिका शक्ति का प्रयोग केंद्रीय संसद करेगी। ये भी परिणाम होगा। तो प्रश्न नंबर 510 ये उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 510 में ऑप्शन द सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 511 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अधिकतम अवधि कितने वर्ष है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अधिकतम अवधि कितने वर्ष है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 511 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष है भाई। 3 वर्ष। प्रश्न नंबर 511 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 512 राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि में कौन से अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 512 राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि में कौन से अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 14 के तहत या अनुच्छेद 16
के तहत, या अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 19। तो प्रश्न नंबर 512, राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 512 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 513, व्यवहार में अब तक किस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? 513, प्रश्न नंबर 513, व्यवहार में अब तक किस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? ये पंजाब में लागू रहा, या जम्मू कश्मीर में लागू रहा, या आसाम में लागू रहा, या हरियाणा में? तो व्यवहार में अब तक जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। प्रश्न नंबर 513 का ऑप्शन ब सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 514, पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब किया गया? पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब किया गया? प्रश्न नंबर 514, ये 1950 में किया गया, या 1951 में किया गया, या 1952 में किया गया, या 1953 में? प्रश्न नंबर 514, पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब किया गया? तो ये किया गया था 1951 में। प्रश्न नंबर 414 का ऑप्शन ब सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 515, राष्ट्रपति शासन पहली बार किस राज्य में लागू किया गया? राष्ट्रपति शासन पहली बार किस राज्य में लागू किया गया? पंजाब में, या केरल में, या तमिलनाडु में, या पश्चिम बंगाल में? राष्ट्रपति शासन पहली बार किस राज्य में लागू किया गया? पंजाब, केरल, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो राष्ट्रपति शासन पहली बार पंजाब में लागू किया गया था, पंजाब। प्रश्न नंबर 515 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 516, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत, या अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, या अनुच्छेद 358 के अंतर्गत, या अनुच्छेद 360 के अंतर्गत? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत कर सकता है भाई। प्रश्न नंबर 516 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 517, भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? एक बार, या दो बार, या तीन बार, या अभी तक नहीं की गई है? भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? एक बार, दो बार, तीन बार, या ऑप्शन द अभी तक नहीं की गई? तो भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। प्रश्न नंबर 517 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 518, प्रश्न नंबर 518 देखिए भाई, आर्थिक संकट की घोषणा का निम्न में से क्या संवैधानिक प्रभाव होगा? आर्थिक संकट की घोषणा का निम्न में से क्या संवैधानिक प्रभाव होगा? राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है, या संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में आवश्यक कमी की जा सकती है,
या राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी बंटवारे के प्रभावों में आवश्यक संशोधन कर सकता है या उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 518 का उत्तर देने का प्रयास करें। आर्थिक संकट की घोषणा का निम्न में से क्या संवैधानिक प्रभाव होगा? तो ये प्रभाव होगा, राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है। संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में आवश्यक कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी बंटवारे के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकता है। तो प्रश्न नंबर 518 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 519, भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से किस निधि से वेतन दिया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से किस निधि से वेतन दिया जाता है? भारत की संचित निधि से, या आकस्मिकता निधि से, या उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं, या उपर्युक्त में से किसी से नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति को संचित निधि से भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। प्रश्न नंबर 519 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 520, निम्न में से कौन सा प्रतिवेदन राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है? निम्न में से कौन सा प्रतिवेदन राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है? ऑप्शन देखें। संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, या भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, या अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के विशेष अधिकारों का प्रतिवेदन, या उपर्युक्त सभी प्रतिवेदन। प्रश्न नंबर 520, निम्न में से कौन सा प्रतिवेदन राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है? तो ये है संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखवाता है। भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक का प्रतिवेदन रखवाता है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के विशेष अधिकारों का प्रतिवेदन रखवाता है। तो प्रश्न नंबर 520 का ऑप्शन द सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 520 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 521, निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन पहली बार लागू किया गया? निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन पहली बार लागू किया गया? दिल्ली में, मणिपुर में, गोवा में, या पांडिचेरी में? प्रश्न नंबर 521 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन पहली बार लागू किया गया? तो ये दिल्ली में, मणिपुर, गोवा, या पांडिचेरी? तो पहली बार निम्न में से पहली बार गोवा में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। प्रश्न नंबर 521 के अकॉर्डिंग ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 522, सैद्धांतिक दृष्टि से भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? सैद्धांतिक दृष्टि से भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, या प्रधानमंत्री में निहित है, या सर्वोच्च न्यायालय में निहित है, या उपराष्ट्रपति में निहित है? तो प्रश्न नंबर 522, सैद्धांतिक दृष्टि से भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में भी निहित है, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से भाई। प्रश्न नंबर 522 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 523, भारत में वास्तविक रूप में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित हैं? भारत में वास्तविक रूप में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित हैं? राष्ट्रपति में, या मंत्रिपरिषद में,
या सर्वोच्च न्यायालय में या उपराष्ट्रपति में। प्रश्न नंबर 523 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारत में वास्तविक रूप में कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसमें निहित है? तो ये निहित है मंत्रिपरिषद में। प्रश्न नंबर 523 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। और सेशन को भाई शेयर कर दें। और किसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें, और जो पहली बार सेशन को देख रहा हो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए भाई, प्रश्न नंबर 523 भारत में वास्तविक रूप में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित हैं? तो मंत्रिपरिषद में, वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद में। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 524 संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा? प्रश्न नंबर 524 फिर समझें। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति व उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा? तो ये इसका उल्लेख अनुच्छेद 74 में है, ऐसा उल्लेख भाई। प्रश्न नंबर 524 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 525 भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति, या लोकसभा के प्रति, या राज्यसभा के प्रति, या राष्ट्रपति के प्रति? प्रश्न नंबर 525 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न नंबर 525 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 526 मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, या उपराष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या वित्त मंत्री? प्रश्न नंबर 526 मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है भाई? तो ये प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। 526 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 527 मंत्रिपरिषद के सदस्य के लिए किस सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है? मंत्रिपरिषद के सदस्य के लिए किस सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है? लोकसभा की, राज्यसभा की, संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 527 का उत्तर देने का प्रयास करें। मंत्रिपरिषद के सदस्य के लिए किस सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है? तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो भाई। प्रश्न नंबर 527 का ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 528 यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो अधिकतम कितने दिनों तक मंत्रिपरिषद पर रह सकता है? प्रश्न नंबर 528 यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो अधिकतम कितने दिनों तक मंत्रिपरिषद पद पर रह सकता है? 2 माह तक, 6 माह तक, 10 माह तक, या 1 वर्ष तक? प्रश्न नंबर 528 उत्तर देने का प्रयास करें। तो मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वो अधिकतम 6 माह तक मंत्रिपरिषद का सदस्य
रह सकता है। प्रश्न नंबर 528 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 529 भारत में प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये राष्ट्रपति दिलाता है या उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 529 भारत में प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं राष्ट्रपति महोदय भाई। प्रश्न नंबर 529 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 530 मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर प्रशासन चक्र घूमता रहता है, किसका कथन है? मंत्रिपरिषद वह धुरी है जिस पर प्रशासन चक्र घूमता रहता है। ये लावेर का कथन है या जॉन मेरियट का कथन है या रमजे म्योर का कथन है या ग्लैडस्टोन का कथन है। प्रश्न नंबर 530 मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर प्रशासन का चक्र घूमता रहता है, तो ऐसा कथन किसने कहा है? जॉन मेरियट ने कहा भाई, जॉन मेरियट ने। प्रश्न नंबर 530 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 531 मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं, ये कथन किसका है? मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं, ये कथन जॉन मेरियट का है या रमजे म्योर का है या ग्लैडस्टोन का है या वार्कर का है। प्रश्न नंबर 531 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं, तो ऐसा कथन कहने वाले कौन थे? ग्लैडस्टोन थे भाई। प्रश्न नंबर 531 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 532 संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और वह प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा? तो ये अनुच्छेद 75 में कहा गया है या अनुच्छेद 76 में या अनुच्छेद 77 में या अनुच्छेद 78 में। प्रश्न नंबर 532 का उत्तर देने का प्रयास करें। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और वह प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा? तो ये अनुच्छेद 75 में कहा गया है, अनुच्छेद 75। प्रश्न नंबर 532 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 533 प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? प्रश्न नंबर 533 और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है भाई। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 533 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। तो चलिए भाई, आपकी ये सेशन अधिक प्रश्नों की श्रृंखला है, कठिन प्रश्नों की श्रृंखला है। रिवीजन क्लास हम बाद में चलाएंगे, उसमें आपको कम प्रश्न रखकर ज़्यादा व्याख्या करेंगे। अभी हमारा ध्येय है कि कठिन प्रश्नों को अधिक से अधिक आपके सामने लाऊं। आप उस सेशन को देखें और प्रश्नों को सरल बनाएं और अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त लेने के हकदार बने। तो चलिए भाई, इस सेशन का यहीं पे समापन करते हैं। धन्यवाद।